वीडियो के एंड में एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है, उसको ज़रूर देख लेना। इस मैप में हमने कुछ इम्पॉर्टेंट प्लेसेस को मैप के फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया है। डिटेल ज़रूरी नहीं है, बस आप ये ध्यान कर लो कि वो पर्टिकुलर प्लेस कौन से स्टेट में है। जैसे लोनर लेक महाराष्ट्र में है, कान्हा मध्य प्रदेश, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व राजस्थान। उसके बाद इनकी कुछ कुछ डिटेल्स हैं जो आप खुद पढ़ सकते हो। जैसे लूनी रिवर पुष्कर में ओरिजिनेट होती है और रन ऑफ कच्छ में जाके उसकी इनलैंड ड्रेनेज हो जाती है। ऐसी वेम्बनाथ लेक केरला में है, स्नेक बोट रेस के लिए फेमस है। इस पीडीएफ में कुछ चीज़ें आप खुद देख लेना, मैप्स दिए हुए हैं क्विक रिवीजन के लिए, जैसे बायोस्फीयर रिजर्व्स के, टाइगर रिजर्व्स के, रिवर्स एंड डैम्स, गंगा और उसके ट्रिब्यूटरीज। आपके एनसीईआरटी के कुछ मैप्स हैं। जैसे टाइगर रिजर्व पहली ही क्लास में पढ़ चुके हैं, बट जस्ट एक रिवीजन के लिए मैंने यहाँ पे दोबारा डाल दिया है। कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन पासेस, नेशनल पार्क्स, वेटलैंड्स, उनमें जो एडिशन हुए थे 4, वो भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। एंड कुछ फोक डांसेस एंड फोक म्यूज़िक। एनवायरनमेंट का पार्ट तो नहीं है ऑब्वियसली, बट फिर भी एक छोटा सा मैप बना के मैंने यहाँ पे डाल दिया है ताकि आसानी से रिवाइज कर लो। बस आपको ध्यान रखना है कि कौन से स्टेट में है। फ्लड इरिगेशन करने से जब इवेपरेशन होगा पानी का, तो पीछे सॉल्ट रह जाएंगे। वो सॉल्ट सॉइल को सलीन बना देंगे, उससे सॉइल इम्परमिएबल हो जाएगा, यानी कि बाद में सॉइल पानी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। इसके बहुत सारे सोल्यूशन होते हैं, सिर्फ उनमें से एक सोल्यूशन है माइक्रो इरिगेशन, यानी कि उतना पानी यूज़ करो जितने की ज़रूरत है, चाहे वो आप ड्रिप इरिगेशन से करो, चाहे स्प्रिंकलर्स के थ्रू करो, कैसे भी। समुद्र में कभी कभी डेड जोन्स बन जाते हैं जब बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स एक जगह आ जाते हैं, यूट्रोफिकेशन होता है, एल्गल ब्लूम होता है जिसको हम रेड टाइड्स भी बोलते हैं। उसका रीज़न सिर्फ ये नहीं कि नदियों से ही न्यूट्रिएंट रिच पानी आ रहा है, वो न्यूट्रिएंट्स, एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स का रीज़न अपवेलिंग इन द सीज भी हो सकता है। समुद्र के तल से न्यूट्रिएंट रिच वाटर शोर के पास जब ऊपर आता है, उससे भी न्यूट्रिएंट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ सकती है, जिससे कि डेड जोन्स क्रिएट हो सकते हैं। सर्दियों में लेक्स तो जम जाते हैं, लेकिन नीचे फिर भी मछलियाँ जिंदा रहती हैं क्योंकि नीचे पानी लिक्विड फॉर्म में रहता है। उसका रीज़न क्या है कि वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम होती है। तो जैसे जैसे गर्म पानी ठंडा होना शुरू होता है एंड ठंडा होते होते उसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस रीच होता है, तो वो पानी नीचे सिंक हो जाता है। उसके बाद जब और ठंड पड़ेगी तो ऊपर बेशक ही बर्फ़ जम जाए, लेकिन नीचे पानी 4 डिग्री पे रहेगा एंड वहाँ पे मछलियाँ फिर ज़िंदा रहती हैं। जेट स्ट्रीम वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाती हैं, तो अगर कोई एरोप्लेन भी इसी डायरेक्शन में जाता है तो वो जेट स्ट्रीम का यूज़ कर सकता है, उससे उसकी स्पीड काफ़ी इंक्रीज़ हो जाती है। जेट स्ट्रीम के सिवा भी एरोप्लेन्स हमेशा कोशिश करते हैं कि वो स्ट्राटोस्फियर में उड़ें। क्यों? देखो यहाँ पे इस डायग्राम में देखो, हवा से राइज करती है और ट्रोपोपॉज तक जाती है, ठीक है ना। उसके बाद हवा फिर वापस नीचे आ जाती है। तो स्ट्राटोस्फियर में, ठीक है, वर्टिकल विंड्स नहीं होती हैं, बादल भी यहीं पे मैक्सिमम फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पे स्ट्राटोस्फियर के लोअर मोस्ट पोर्शन में यहाँ पे ना तो बादल होते हैं, ना ही वाटर वेपर होता है, और वर्टिकल विंड भी नहीं होती, क्योंकि वर्टिकल विंड जो राइज हो रही होती है या नीचे जा रही होती है, वो पहले ही लेफ्ट या राइट मुड़ जाती है। इसीलिए मैक्सिमम एयरक्राफ्ट लोअर स्ट्राटोस्फियर में उड़ते हैं। कौन से स्टेट में कौन सा नेशनल पार्क है, अगर आप याद करना चाहते हो तो इस मैप से याद कर सकते हो। नहीं भी याद करो तो कुछ चीज़ें ज़रूर पता होनी चाहिए। जैसे इस समय इंडिया में 106 नेशनल पार्क्स हैं। सबसे नॉर्थ में है डाचीगाम नेशनल पार्क, जम्मू कश्मीर में है। सबसे साउथ में है गलेथिया बे नेशनल पार्क, जो कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स के बिल्कुल साउथ में है। सबसे वेस्ट में है मरीन नेशनल पार्क, एंड सबसे ईस्ट में है नामदफा नेशनल पार्क, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हेमिस नेशनल पार्क, लद्दाख में। सबसे छोटा है मध्य प्रदेश का फॉसिल नेशनल पार्क। वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क इन मणिपुर। सबसे पुराना है कॉर्बेट इन उत्तराखंड। लेटेस्ट जो 2 बने हैं वो है रायमोना और दिहिंग पटकाई, जो कि असम में है। दिहिंग पटकाई, दिहिंग रिवर का नाम है और पटकाई हिल्स का नाम है। ये दिग्बॉय रिफाइनरी के पास में है। असम की दिग्बॉय रिफाइनरी एशिया की सबसे पुरानी ऑयल रिफाइनरी है।
1867 में यहाँ पे एक्सीडेंटली ऑयल मिला था एंड 1901 में यहाँ पे ऑयल रिफाइनरी कमीशन हो गई थी। असम के नेशनल पार्क्स को लेफ़्ट से राइट अगर याद करना हो तो उसकी एब्रीविएशन याद कर सकते हो, आर, मोंक, डीएस, डीपी। रायमोना, मानस ओरांग नमेरी काजीरंगा, दिब्रू सैखोवा एंड दिहिंग पटकई। बायोस्फीयर रिजर्व्स हम पहले ही पढ़ चुके हैं। एक चीज़ प्लीज़ नोट कर लो, इंटरनेट पे हर जगह दिया है कि नंदा देवी माउंटेन इंडिया का सेकंड हाईएस्ट माउंटेन है। ये टोटली गलत है। वर्ल्ड का नंबर 1 एवरेस्ट नेपाल में है, लेकिन जो वर्ल्ड के नंबर 2 एंड 3 हैं, K2 एंड कंचनजंगा, वो दोनों इंडिया में हैं। फिर वर्ल्ड नंबर 9 नंगा पर्वत, वो भी इंडिया में है, और भी कुछ इंडिया में है। फिर के जाके काफ़ी लास्ट में नंबर आता है नंदा देवी का। तो इंटरनेट पे हर जगह ऐसा क्यों दिया हुआ है? वो इसलिए दिया है क्योंकि जो पीओके में जो माउंटेन्स हैं वो इंटरनेट में लोगों ने कंसिडर नहीं किए इंडिया के लिए, राइट। बट हम तो कंसिडर करेंगे, अपना हिस्सा है वो। तो देयरफॉर इनको भी अगर काउंट करोगे यहाँ के माउंटेन्स को, देन नंदा देवी इज़ नॉट द सेकेंड हाईएस्ट पीक इन इंडिया। जनरली डेजर्ट्स कॉन्टिनेंट्स के वेस्टर्न मार्जिन पे क्यों होते हैं? उसका दो रीज़न है। एक रीज़न है हाई प्रेशर एरिया वहाँ पे क्रिएट होता है, जो कि हमने पेज नंबर 84 पे समझा था किस तरह से होता है जब हमने हीट डोम के बारे में पढ़ा था। दूसरा रीज़न होता है कोल्ड ओशन करंट्स। आप देखो वेस्टर्न मार्जिन पे जनरली कोल्ड ओशन करंट्स होते हैं, राइट। तो कोल्ड ओशन करंट होने की वजह से उस ओशन के ऊपर जो हवा है वो भी रिलेटिवली ठंडी होगी, एंड ठंडी हवा के अंदर वाटर को होल्ड करने की कम कैपेसिटी होती है। तो जब वो हवा लैंड के ऊपर आएगी एंड उसमें काफ़ी कम मॉइस्चर है, तो वहाँ पे वेजिटेशन का उगना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए वहाँ पे जनरली डेजर्ट्स होते हैं। जहाँ पे कोल्ड और वार्म करंट्स मिलते हैं वहाँ पे बहुत अच्छी फिशिंग होती है। उसका रीज़न ये है कि जब कोल्ड और वार्म करंट्स मिलते हैं तो फाइटोप्लैंक्टन ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। जब फाइटोप्लैंक्टन ग्रोथ बहुत अच्छी होगी तो वहाँ पे फिशेस भी अच्छी होंगी एंड फिर फिशिंग भी आसान हो जाएगी। प्लानिटरी विंड्स सदर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। ये इक्वेटर है, इक्वेटर के नीचे प्लानिटरी विंड्स जनरली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उनकी स्पीड थोड़ी कम होती है। ऐसा क्यों? क्या इसका रीज़न कोरियोलिस फोर्स है? नहीं। देखो, कोरियोलिस फोर्स तो इक्वल होती है चाहे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो या सदर्न हेमिस्फीयर। जैसे जैसे इक्वेटर से दूर जाते रहोगे कोरियोलिस फोर्स बढ़ती रहेगी, नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में सेम रहती है। तो प्लानिटरी विंड्स की स्पीड में डिफरेंस का रीज़न है लैक ऑफ लैंड मास इन सदर्न हेमिस्फीयर। इक्वेटर के नीचे देखो लैंड बहुत कम है और इस इक्वेटर के ऊपर कितना सारा लैंड है, ठीक है। तो लैंड की वजह से फ्रिक्शन क्रिएट होता है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में प्लानिटरी विंड्स की स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है। सदर्न हेमिस्फीयर में लैंड बहुत कम है, इसलिए वो विंड्स स्लो नहीं होती है एंड उनकी स्पीड ज़्यादा होती है। हिमालयाज़ में इतनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी क्यों है? देखो, उसका रीज़न है कि हिमालयाज़ ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे 3 बायोजियोग्राफिक जोन्स मिलते हैं। इंडिया में 10 बायोजियोग्राफिक जोन्स हैं, उनमें से 3 हिमालयाज़ में आके मिलते हैं। तो इसलिए इस रीजन में ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया में कौन कौन से कानून हैं, ठीक है, तो उसका रीज़न, उसका आंसर मार्क कर देना सारे। यहाँ तक कि अगर कोई एक्सपोर्ट्स या इंपोर्ट या कस्टम ड्यूटी का भी कोई ऑप्शन दिया हो, कोई कानून का नाम दिया हो, तो कह देना हाँ उसका भी रिलेशन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से है कुछ ना कुछ। लोअर लैटिट्यूड में बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होती है, ऐसे ही लोअर ऑल्टीट्यूड में भी बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होती है। देखो, यहाँ पे इक्वेटर के पास बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होती है और जैसे जब पोल्स के पास जाओगे तो बायोडाइवर्सिटी कम हो जाएगी। ऐसी किसी माउंटेन को देखो, नीचे अच्छा खासा टेम्परेचर होता है, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी मिलेगी, लेकिन जैसे जैसे पहाड़ की चोटी की तरफ जाओगे वैसे वैसे बायोडाइवर्सिटी कम हो जाएगी। इसलिए बायोडाइवर्सिटी लोअर लैटिट्यूड और लोअर ऑल्टीट्यूड्स में मैक्सिमम रहती है। Hello, this is Kriti Raj. I've cracked the UPSC CSC examination with the All India rank of 106. I'm immensely grateful to Akshay sir for giving me this opportunity to be speaking to you all today. Also, he has played a major role in my own journey by sharing his insights for every stage of the examination, and that has
really proved to be a game changer for me. Learning from him and devising my own hacks and techniques, I have come up with an initiative where I'll be sharing my notes and these techniques that have worked in my favor on a few social media platforms. You can follow me at the YouTube channel The Average Mind. Also, there's a Telegram channel, Krati_Raj_IAS. If you do not have access to any of these, you can simply drop a ping at the Insta ID Krati_Raj_IAS. It's KRATI_RAJ_IAS. And I'll be very happy if I can help you in any manner. Looking forward to interacting with you all. Thank you.